आज हम अध्याय 1 भारतीय संविधान जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 के लिए विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। बच्चों, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरा, नेपाल को नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तीसरा, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जनसंघर्ष क्यों हुआ? चौथा, राजनीतिक व्यवस्था। और पांचवा, भारतीय संविधान और समानता का अधिकार। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं जिनका ग्रुप फोटो निकाला गया है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया और 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद 150 साल भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के इन सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया और इस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बच्चों, हम संविधान का मीनिंग देख चुके हैं। जैसे कि बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें इस प्रकार के नियम मिलते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। अभी अपना क्वेश्चन है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम दुनिया में देखेंगे तो ज़्यादातर देशों के पास उनके खुद के संविधान होते हैं और संविधान से अपने को पता चलता है कि उस देश के समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। और संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है
जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। आम लोग उसको सहमत होते हैं, आम लोगों की उसको स्वीकृति होती है। इतना ही नहीं, इस संविधान के जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी हम साझी समझ विकसित करते हैं। साझी मतलब हम सभी लोग जिससे सहमत हो सकते हैं, और उस समझ से हम अपने पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। जो समझ सभी के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है और फ़ायदेमंद है, ऐसी साझी समझ को विकसित करना जरूरी होता है। तभी अपना देश संविधान के अनुसार चल सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल को नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इनका इतिहास ऐसा है, कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, जिस पर राजा का प्रशासन होता था, राजा प्रमुख होता था। 1990 में नेपाल के लिए संविधान बनाया गया था और उस संविधान में शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होती थी। लेकिन बाद में नेपाली लोगों का मन बदल गया और वह लोकतंत्र की राह पर चलना चाहते थे, और उनको पिछले संविधान में वो आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहिए थे, और इसीलिए नेपाली लोग लोकतंत्र निर्माण करने के लिए या नया संविधान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आप देख सकते हैं, नेपाली लोग नेपाल के संविधान के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, नेपाली लोग रास्ते पर उतर आए हैं। नेपाल में संविधान की मांग करते हुए लोग इकट्ठा हो गए हैं। संविधान की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक राजनीतिक व्यवस्था की बात होती है। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह संविधान बताता है, यह उसका उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इस लोकतंत्र की खास बात यह है कि लोग खुद अपना नेता चुनते हैं। मान लीजिए नेता ने अपनी सत्ता का अगर दुरुपयोग किया और इस तरह की विकृतियाँ हो गई, तो उससे बचाव के लिए जो उपाय है वो संविधान में अपने को मिलते हैं। संविधान का आधार लेते हुए हम दुरुपयोग करने वाले नेता को सत्ता से हटा सकते हैं। इतनी ताकत, इतनी पावर लोगों को दी गई है। यह एक संविधान सभा का दृश्य है, जहां पर संविधान सभा के विभिन्न सदस्य इकट्ठा होकर संविधान बनाते हुए, उसका प्रारूप बनाते हुए चर्चा करते थे। और इसी चित्र में दिखाई दिए गए हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ये हम देख चुके हैं, और हम इसलिए चुनते हैं कि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो नेता अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव के लिए संविधान में कुछ उपाय होते हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, और इसीलिए उनको उनकी सत्ता का गैर इस्तेमाल करने से बचाना है। यह समझने के लिए अपने किताब में एक चित्रकथा पट्टी दी गई है। इसमें बताया गया है कि विकृतियों से बचाने के लिए संविधान में कुछ उपाय मिलते हैं। तो देखिए इसमें कि कक्षा
में सुरेश नामक एक लड़का है, वह क्लास का मॉनिटर है। वो दबंग किस्म का लड़का था। उसके सहपाठी, उसके मित्र लोग उसको पसंद नहीं करते थे। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाती है और सुरेश को बताती है कि क्लास में शांतता रखना है, और सुरेश इस मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को वो तंग करने लगता है। और जब श्रीमती राव लौट जाती है तो ये मॉनिटर सुरेश मॉनिटर वो टीचर के पास तकरार करता है। अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, इस प्रकार की वो कंप्लेंट करता है। तब टीचर वो अनिल को बोलती है, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अनिल कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उनकी बात सुनते नहीं। अभी कहानी का तात्पर्य ये है कि ये सुरेश और ये अनिल, इन दोनों में कुछ आपसी मनमुटाव हुआ होगा, लेकिन ये मॉनिटर होने के कारण ये उसको तंग करने के लिए अपने पद का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बात का यहाँ निष्कर्ष निकलता है। अभी आपके लिए क्वेश्चन भी है। मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है, ये आपको पता चल गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि 3 परिस्थितियां दी गई है, तो इसमें मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी किस परिस्थिति में कहा जाएगा, ये भी आपको तय करना है। जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ठोस तकनीकी कारणों से, पहला। दूसरा है जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। तीसरा, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। दोषी रिश्तेदार के खिलाफ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा किस कारणों के लिए, तो ये दोनों कारणों के लिए। यह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सुरक्षा कर्मियों से अपने पड़ोसी को पिटवाने की धमकी देता है और दोषी रिश्तेदारों के खिलाफ तकरार दर्ज ना करने के लिए फ़ोन करता है। ये दोनों परिस्थितियों में एक मंत्री अपने पद का गैर इस्तेमाल कर रहा है, संविधान के अनुसार वो चल नहीं रहा है, ये निष्कर्ष निकलता है। बच्चों, भारतीय संविधान में समानता के कुछ अधिकार दिए हैं और यह समानता के अधिकार संविधान सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान करता है और यह समानता के अधिकार देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है और इसीलिए भारतीय संविधान नागरिकों में समानता का दर्जा प्रस्तावित करने में अहम भूमिका निभाता है। बच्चों, आज के सेशन में हम यही रुकते हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।